आपके साथ नेहा दुबे। आतंकवाद को बढ़ावा देने को लेकर पाकिस्तान को दुनिया भर में संदेह की नजर से देखा जाता है। भारत दुनिया के लगभग हर मंच से आतंकवाद को पनाह देने के लिए पाकिस्तान को बेनकाब करता रहा है। अब अमेरिका ने भी पाकिस्तान की पोल खोल दी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने आतंकवाद पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें पाकिस्तान की असलियत बताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने भारत विरोधी आतंकवादी समूहों पर लगाम लगाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन अफगानिस्तान और भारत को निशाना बनाने वाले कई आतंकी समूह उसकी धरती से अभी भी काम कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में कोई दिलचस्पी खास नहीं दिखाई। मसूद अजहर जैसे आतंकवादी के खिलाफ मुकदमा चलाने में कोई कदम नहीं उठाया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि जैश के मसूद अजहर और 26/11 के आरोपी साजिद मीर अब पाकिस्तान में खुले घूमते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अफगानिस्तान को टारगेट करने वाले समूह, साथ ही भारत को निशाना बनाने वाले समूह, जिसमें लश्कर और उसके संबंध फ्रंट संगठन जैसे जैश ए मोहम्मद ने पाकिस्तानी क्षेत्र से काम करना जारी रखा। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि पाकिस्तान ने हालांकि आतंकवाद को वित्त पोषण देने के खिलाफ कुछ कदम उठाए और भारत पर आतंकवादी समूह को हमले करने से रोक दिया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान ने लश्कर ए तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और 4 दूसरे लश्कर के लोगों के साथ जुड़े आतंकवाद के वित्त पोषण के कई मामलों में दोषी ठहराने जैसे कुछ सकारात्मक कदम उठाए। अमेरिकी रिपोर्ट में अफगान शांति प्रक्रिया में पाकिस्तान के योगदान को भी स्वीकार किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ने 2020 में अपने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF एक्शन प्लान को पूरा करने की दिशा में अतिरिक्त प्रगति की है, लेकिन सभी एक्शन प्लान आइटम्स को पूरा नहीं किया गया और FATF की ग्रे लिस्ट में बना रहा। अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म 2020 इंडिया में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की तारीफ करते हुए कहा गया है कि आतंकी खतरों को रोकने में भारतीय सुरक्षा एजेंसियां काफी प्रभावशाली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकी संगठन ISIS से जुड़े भारतीय मूल के 66 लड़ाके थे। इसके अलावा रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर और माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में उग्रवाद गतिविधियों को स्वीकार किया गया। कहा गया है कि भारत के पास हिंसक उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए कोई वैचारिक नीति नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां लश्कर जैश ए मोहम्मद, लश्कर, हिजबुल मुजाहिदीन, ISIS, अलकायदा भारतीय उपमहाद्वीप में सक्रिय है, तो वहीं जमात उल मुजाहिदीन भारत में प्रमुख आतंकी समूह के रूप में सक्रिय है। तो रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। तो जो रिपोर्ट सामने आई है, जाहिर तौर पे वो रिपोर्ट कई खुलासे कर रही है और ऐसे में इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अशोक सज्जनहार जी जुड़ गए हैं, एक्स डिप्लोमेट है। सर, बहुत स्वागत है आपका। मेजर जनरल SB अस्थाना जी हमारे साथ है, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहला और बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस रिपोर्ट को किस तरह से देखा जाए। आतंकवाद को बढ़ावा देने को लेकर पाकिस्तान को दुनिया भर में संदेह की नजर से देखा जाता है और भारत दुनिया के लगभग हर मंच से आतंकवाद को पनाह देने के लिए पाकिस्तान को बेनकाब करता आ रहा है। अब अमेरिका ने पाकिस्तान की भी पोल खोल दिया और आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश विभाग ने आतंकवाद पर एक रिपोर्ट जारी की है। आप सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है सज्जनहार जी, इस रिपोर्ट को आप कैसे देखते हैं और किस नजरिए से इस रिपोर्ट को देखा जाए, क्योंकि अब न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका ने जो रिपोर्ट जारी की है वो भी ये बताती है कि पाकिस्तान टेररिज्म को कैसे पालता पोसता है, बड़ा करता है। देखिए नेहा जी, ये पहली बार नहीं है जो अमेरिका ने ऐसे कहा है, जो पाकिस्तान भी इसको आतंकवाद को बढ़ावा देता है, उसको पोषण करता है। ये पहले भी उसने कहा है। आपको मैं याद दिलाऊंगा, जब 1 जनवरी 2018 में जब राष्ट्रपति ट्रंप थे, तो उन्होंने जो सबसे पहली अपनी ट्वीट 2018 में लिखी थी, उसमें उन्होंने कहा था जो
हम पाकिस्तान को $32 बिलियन या $34 बिलियन दे चुके हैं आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए, आतंकवाद से लड़ने के लिए। परंतु ये हमको ऐसे बेवकूफ बना रही है, हमारी लीडरशिप को पागल बना रही है, जो जिन्हीं आतंकियों को हम ढूंढते हैं उन्हीं को वो सेफ हेवन देती है, उनको ही वो पनाह देती है। तो इसीलिए ये तो इनको अमेरिका को बहुत पहले से मालूम है। और अभी भी अगर हम देखें तालिबान वहां पर अफगानिस्तान में कैसे पहुंचा है उसने, क्योंकि पिछले 20 साल में जो उसका पोषण किया है, जो उसकी सहायता दी है, जिस प्रकार से वो हमेशा पाकिस्तान ने दी है, जो भी उसके बड़े बड़े ये शूरा हैं, क्विट शूरा हैं और हैं, सभी को उन्होंने अपने देश में पनाह दी है और सब प्रकार की उनको सहूलियत दी है। तो इसीलिए आतंकवाद को बढ़ावा देने से को लेकर ये कोई खास खुलासा नहीं करती है रिपोर्ट। यही चीजें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में भी कहा गया है, जो पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग में भी और आतंकवाद को बढ़ावा देने में करता है। परंतु इस रिपोर्ट का फायदा एक और है, क्योंकि अफगानिस्तान में तो अभी खत्म हो गया है, वहां पर तालिबान का कब्जा हो गया है, तो इसीलिए पाकिस्तान को उसको सहायता तो देनी है नहीं। परंतु भारत के विरुद्ध जो आतंकी गुट है, चाहे लश्कर हो, जैश हो, हिजबुल हो, इन सबको वो सहायता देता रहेगा। और मेरे विचार से पूरी दुनिया के सामने ये लाने में ये रिपोर्ट बहुत ही कारगर सिद्ध होगी फिर से, जिससे कि दुनिया भूल नहीं जाए जो पाकिस्तान ये करता रहा है और अभी भी कर रहा है। अब तो वहां पर बहुत ही एम्पोल्डन हो गए हैं जो भी ये टेररिस्ट ग्रुप्स है, आतंकवादी गुट हैं, उनको और इनकरेजमेंट मिली है और उनको साहस मिला है। जो हम देखिए, अगर आतंकवाद को हम आगे बढ़ाएंगे तो हमको सफलता मिलेगी, चाहे हम इसका इंतजार करना पड़े 20 साल। तो इसीलिए ये रिपोर्ट अच्छी आई है। और भारत को, जैसे आपने कहा नेहा जी, तो भारत हर मंच पर पाकिस्तान का जो रोल है उसको उजागर करता रहा है। हमको फिर से इस रिपोर्ट का सहारा लेकर और उसको उजागर करते रहना। बिल्कुल। अस्थाना जी, अब सवाल इस बात को लेकर भी है क्योंकि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान और भारत को निशाना बनाने वाले कई आतंकी समूह उसकी धरती से अभी भी काम कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की तरफ से हमेशा इस बात को नकारा गया, हमेशा इस बात को कहा गया कि पाकिस्तान की धरती से कोई भी आतंकी नहीं आगे बढ़ा, कोई भी आतंकी संगठन नहीं है, हम आतंकवाद को पनाह नहीं देते हैं, हम आतंकियों को पनाह नहीं देते हैं। लेकिन ये रिपोर्ट ये खुलासा करती है कि अभी भी ऐसे कई आतंकी संगठन पाकिस्तान की धरती पर हैं, सक्रिय हैं, जो कि न सिर्फ भारत बल्कि अफगानिस्तान के खिलाफ भी काम कर रहे हैं। अब ऐसे में कितना और सक्रिय रहने की जरूरत है और क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है जिससे कि इन आतंकवादी जो संगठन है वो भारत के खिलाफ बहुत बेहतर और बहुत सक्रिय तरीके से आगे ना बढ़ पाए? क्या कुछ कदम भारत की तरफ से और उठाने की जरूरत है? इससे पहले कि मैं आपका जवाब दूं, मैं इतना कहना चाहूंगा, इस रिपोर्ट का हमें स्वागत करना चाहिए। ये नहीं कि इसमें कोई नई बात है, जो कुछ भी है वो हम भारत भी बहुत समय से कहता आ रहा है। लेकिन अक्सर क्या होता है, जब भारत कुछ बोलता है तो उन्हें लगता है कि ये तो पड़ोसी देश है और ये हम नाम करने में तुले हुए हैं। लेकिन जब अमेरिका कुछ बोलता है तो FATF और बाकी जो विश्व की संस्थाएं हैं, जो लोनिंग एजेंसी है, ADB है, ये सारे के सारे ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं। दूसरी बात जो आपने बोला क्या करने की जरूरत है, देखिए इसमें कोई नहीं है कि पाकिस्तान बाज नहीं आएगा। जो टेररिज्म है इन एक सामरिक नीति बन गई और इन्हें लगता है कि कन्वेंशनल लड़ाई में भारत नहीं जा सकता। टेररिज्म से जो इसे पॉलिसी बोलते हैं, पॉलिसी ऑफ लीडिंग इंडिया जिसे पहले आता था, तो उससे जो है करके भारत को नुकसान पहुंचाया जा सकता है और उन्होंने उनके लिए कारगर साबित, जब भी भारत उसको कन्वेंशनल वॉर की तरफ, इस पनिशमेंट की तरफ जाता है, वो कर देता है कि भाई मैं और अगर और हो जाए तो मुझे मत आप, तो उसने एक ये बना ली है अपनी। हमारे लिए भी एक बहुत, हमारी भी एक सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी अगेंस्ट। हमने अभी तक नहीं है,
बात इस रिपोर्ट में भी कही है। और ये बात मैं जहां डिबेट करता हूं कि भाई आपकी स्ट्रेटेजी अभी भी कहें हमसे इतना कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल इतना कमजोर होने के बाद भी वो टेरर अटैक हम करते हैं, प्रोएक्टिव क्यों नहीं के लिए हमें अपनी और सामने ही पड़ेगी। चाहे तो कश्मीर हमारे पास है, हमारे इलाके में हो रहा है, हमारे मर रहे हैं, जाहिर है कि हमें भी कुछ इस किस्म की नीतियां बनानी पड़ेंगी, कुछ लॉज बनाने पड़ेंगे। अब ये भी एक माना गया है, थोड़ा मैंने स्टडी किया था अभी कुछ समय पहले, और उसमें ये मैंने बात जाहिर लिखी थी कि देखिए डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ये एक परेशानी सामने आने लगी है नई युग में कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उससे डील करने में डेमोक्रेटिक कंट्रीज की आर्मीज को और सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मुसीबत का सामना करना पड़ता है, चाहे वो जुडिशरी के तौर पर हो, चाहे वो एक्टिविस्ट के तौर पे हो, चाहे वो अपोजिशन पार्टीज के तौर पे हो। ये सब डेमोक्रेसी का हिस्सा है जिनसे नकारा नहीं जा सकता। और यही चीज अगर आप देखें तो जो अथॉरिटेरियन रेजीम है उनको इसमें थोड़ी सी सहूलियत मिलती है उसको डील करने में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम बहुत सहन शक्ति के साथ डील कर रहे हैं इसको। लेकिन मेरे विचार से अभी भी हमें प्लानिंग की जरूरत है, एनआईए को और सख्ती से पेश आना पड़ेगा, कुछ लॉज बनने पड़ेंगे, कन्विक्शन रेट जो टेररिस्ट पकड़े जाते हैं उनका हाई होना चाहिए। जो टेररिस्ट के सपोर्टर्स हैं वो जब तक जेल में नहीं जाएंगे, जब तक उनको कन्विक्शन रेट हाई नहीं होगा तब तक डरेंगे नहीं वो। अभी सबको लगता है कि नहीं हम छूट जाएंगे, डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कोर्ट में कुछ केस चलता रहेगा, लंबा चलता रहेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तो इससे हमें बाहर निकलना ही पड़ेगा। बिल्कुल, इससे बाहर निकलने की जरूरत है जाहिर तौर पे। सज्जनार जी, अब सवाल इस बात को लेकर है सर, अमेरिका भी ये कई बार कह चुका है, जिस बात का जिक्र अभी आपने किया था कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है, और इसकी बानगी हमने देखी थी जब ओसामा बिन लादेन को, माफ कीजिएगा, ओसामा बिन लादेन को जब एबटाबाद में मार गिराया था अमेरिका ने। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल बनी हुई है और जिस तरह से एक रिपोर्ट जो जारी की गई है अमेरिका की तरफ से, अब ये ना सिर्फ क्योंकि भारत बार बार कहता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है, जिसको हमेशा नकार दिया जाता है पाकिस्तान की तरफ से, और ये कहा जाता है कि जी हमारा पड़ोसी देश है, हमसे जलता है, इस वजह से इस तरह की बातें की जाती है। लेकिन जब अमेरिका इस बात को कहता है तो इसका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे किस तरह का प्रभाव पड़ता है, और क्या आपको लगता है कि पहले ही पाकिस्तान की छवि धूमिल है, उस छवि पे और ज्यादा बट्टा लगाने का काम ये रिपोर्ट करती है? जी, आपने बिल्कुल दोनों बातें ठीक कही हैं। एक तो जो ये अगर इंटरनेशनल एजेंसी से कोई रिपोर्ट आती है या अमेरिका से कोई रिपोर्ट आती है, वेस्टर्न एजेंसी से कोई रिपोर्ट आती है, उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और इसीलिए उसको विश्वास किया जाएगा। और भारत को भी उन्हीं रिपोर्ट्स का प्रयोग करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। और जब हम अपना केस बनाते हैं, आपको मालूम है प्रधानमंत्री मोदी जहां भी जाते हैं हमेशा, चाहे सीधे शब्दों में पाकिस्तान का नाम लेकर या बिना पाकिस्तान का नाम लिए, हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के बारे में बात करते हैं। अब देखिए 18, 19 कल और परसों हमारे यहाँ सभी ये जो मध्य एशिया के देश हैं, ये यहाँ पर उनके विदेश मंत्री यहाँ पर आएंगे, उनसे भी बातचीत होगी। आपको मालूम है जो पिछले ही महीने 10 नवंबर को हमारे यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स आए थे अफगानिस्तान के ऊपर, उनके साथ बातचीत हुई थी। और जो भी वो डिक्लेरेशन निकलते हैं नेहा जी, उसमें सब में नाम लेकर तो नहीं, परंतु नाम तो जरूर लिया जाता होगा जब वो अंदरूनी बातचीत करते होंगे। परंतु जब डिक्लेरेशन होता है, जब जॉइंट स्टेटमेंट निकलता है, तो उसमें हमेशा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के बारे में बात होती है और जीरो टॉलरेंस टू टेरर की बात होती है। तो इसका प्रयोग हमको करना चाहिए हर भी जो मंच है, और स्पेशली जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है वहां पर हम बात करते हैं। जो इसने अभी जो इस रिपोर्ट में भी बताया गया, देखिए इस रिपोर्ट में 2020 का है किस्सा है, इस साल के बारे में उन्होंने नहीं कहा है, 2020 के बारे में कहा है। और तभी उन्होंने कहा जो वहां से अफगान तालिबान को वो सहायता देते रहे हैं या कुछ और ऐसे आतंकी गुट हैं जिसको सहायता देते रहे हैं। 2021 में आएंगे तो वो कम उसके बारे में उसका जिक्र इतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि वहां तो अब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत हो गई है। तो हमको इस्तेमाल करना चाहिए इस रिपोर्ट का एफएटीएफ में भी ले जाकर, क्योंकि जब बातचीत होती है जो वहां पर उसको
ब्लैकलिस्ट किया जाए, परंतु 2-3 देश निकल आते हैं जो कहते हैं नहीं, ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते जो एकदम पाकिस्तान एकदम उसकी जो अर्थव्यवस्था है सभी कुछ है एकदम तहस नहस हो जाए। एक मैं इसमें और कहना चाहूंगा नेहा जी, आपके श्रोताओं के लिए जो आप देख रहे हैं, जो देखिए पाकिस्तान के जो अपना ये वजीर आजम है, प्रधानमंत्री है इमरान खान, वो जब पहली बार गया था वहां पर यूनाइटेड नेशंस में, तो उसने कहा था जो मेरे यहाँ पर 40,000 50,000 आतंकी हैं और बहुत सारे गुट हैं जो कि पाकिस्तान में काम करते हैं, और अब मैं आ गया हूं और मैं इन सब जो आतंकी हैं इनका मैं सफाया करूंगा, इनसे मैं डील करूंगा। तो देखिए इसीलिए ये सब इसमें पाकिस्तान ने भी इसको एक्नॉलेज किया है। जब वो समझते हैं जो जरूरत है तो वो एक्नॉलेज करते हैं, जरूरत है तो वो एक्सेप्ट करते हैं, और फिर दोबारा से कहते हैं जो नहीं। आपने बिल्कुल ठीक उदाहरण दिया ओसामा बिन लादेन का, 2011 में वहां पर पाया गया एबोटाबाद में, और इतने सालों तक 2001 से लेकर अभी तक वो बता रहे थे जो हमको तो पता ही नहीं है। ऐसे ही जो हम आतंकी, जैसे चाहे वो दाऊद हो या अब ये हाफिज सईद और मसूद अजहर, सबके सिर पर ये 10-10, 5-5 मिलियन डॉलर्स की उनके रिवॉर्ड्स रखे हुए हैं, परंतु फिर भी पाकिस्तान कोई एक्शन नहीं लेता, कोई एक्शन नहीं लेता। ये जाहिर तौर पर पाकिस्तान को कहीं ना कहीं बेनकाब करता है। सर एक अब अस्थाना साहब, मैं दरअसल आपसे समझना चाहूंगी कि क्योंकि ये रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें कहा गया है कि लश्कर, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ISIS, अलकायदा भारतीय उपमहाद्वीप में सक्रिय है, तो वहीं जमात उल मुजाहिदीन भारत में प्रमुख आतंकी समूहों के रूप में सक्रिय है। सर अब सवाल इस बात को लेकर है कि अगर इस तरह के आतंकी जो संगठन है वो भारत में अगर सक्रिय रहेंगे तो जाहिर तौर पे एक बड़ा खतरा है भारत में अभी भी, और उससे निपटने की जो कोशिश अभी तक लगातार जारी है, उस कोशिशों को आगे और कैसे बढ़ाया जा सकता है? सर देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि खतरा, इसे प्रॉक्सी वॉर का नाम दिया जाए, क्योंकि जो भी संगठन जिनका नाम लिया जा रहा है कि ये भारत में सक्रिय हैं, इसका बैकअप पूरा पाकिस्तान से ही है। और FATF इसे क्यों नहीं पकड़ पाता? क्योंकि जो टेरर फाइनेंसिंग इनकी हो रही है वो हवाला मनी या नार्कोटिक्स मनी से हो रही है, जो फॉर्मल इकोनॉमी से नहीं हो रही है, इसलिए वो रिकॉर्ड्स में नहीं आता। उस कारण FATF उसे नहीं पकड़ पाता है। लेकिन FATF ने उनको 27 पॉइंट दिए थे, जैसे कि अभी जनाब साहब बता रहे थे कि इमरान खान साहब ने 2015 में नेशनल एक्शन प्लान की बातचीत की थी कि हम FATF के जितने पॉइंट्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए प्लान बनाएंगे। अब उस प्लान में क्या हुआ है कि 27 पॉइंट इनको दिए गए थे। ये इनका कहना है कि हमने 26 में पूरा एक्शन कर लिया है, और 27वां जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इन टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन लीजिए, जो कि कोई कर ही नहीं रहा है। UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन लीजिए, कोई नहीं कर रहा है। उसी मुताबिक उन्होंने क्या करा है कि जो जैसे जैश ए मोहम्मद की अभी आपने बात करी, जब आपने मेरे से सवाल पूछा, अभी हाल ही में लोअर कोर्ट ने 6 जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट, जिसमें इसका हाफिज सईद का भाई भी शामिल था, उसको पहले कन्विक्ट करा और फिर वो हाई कोर्ट में गया, उन्होंने बरी कर दिया। तो ये नौटंकी करते रहते हैं। हाफिज सईद को हालांकि जेल में डाला हुआ है, लेकिन हाफिज सईद का जो एक्सेस है उसके ग्रुप से वो जारी है, इसलिए वो अपना जो ग्रुप के जो नॉर्मल गतिविधि है उसको वो चलाए जा रहा है कश्मीर के अंदर जी। उसी मुताबिक ये जो नए नए रिक्रूट कश्मीर में भर्ती कर रहे हैं ये लोग, उनको ये दबाव में कुछ भर्ती होते हैं, कुछ प्रलोभन दिया जाता है कि पैसे ज्यादा मिलेंगे, और इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए ये एक तरीके से प्रॉक्सी जो है और इनके जो ऑपरेटर्स हैं वो सारे पाकिस्तान में। तो इस लिंकेज को हमें तोड़ना होगा। जिनकी बात आपने जैसे पूछी मेरे से, तो ये लिंकेज तोड़नी पड़ेगी, ये फाइनेंसिंग तोड़नी पड़ेगी। टेररिस्ट के लिए पनपने के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं। एक होती है इंटेलिजेंस, लोकल पीपल, और लोकल लोगों से यही इंटेलिजेंस मिलती है, उन्हीं से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, उन्हीं से लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलता है रहने के। अभी ये जो इन्होंने इनोसेंट लोगों को मारा है, इससे इनकी लोकल सपोर्ट कम हुआ है, और इसका हमें पूरा फायदा उठाना पड़ेगा। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस भी इसका पूरा फायदा उठाएंगे, क्योंकि
जब इनोसेंट लोग मारे जाते हैं तो उनको छुपने की जगह थोड़ी कम हो जाती है। अब अगर आप देखें कश्मीर का विश्लेषण करें तो ऐसा नहीं है कि पूरे कश्मीर में आतंकवाद है, नहीं, सिर्फ 7 डिस्ट्रिक्ट हैं गिन के जहां पर ये सब होता है। हाँ। और उन्हीं 7 डिस्ट्रिक्ट को पूरा वर्ल्ड कश्मीर को उसी के नाम से जानता है कि वहाँ आतंकवाद है। असल में बाकी के कश्मीर के इलाके में ज्यादा नहीं है। अभी हाल ही में इनको ये लगा कि इन 7 डिस्ट्रिक्ट के बाहर कुछ किया जाए, क्योंकि उन 7 डिस्ट्रिक्ट में हमारी जो सिक्योरिटी ग्रिड है वो बहुत स्ट्रांग हो गई थी। तब इन्होंने जाके राजौरी और पुंछ के इलाके में एक्शन किया, क्योंकि इनको लगा कि थोड़ा सा एक और एरिया भी जो एंट्री पॉइंट है उसको भी एक्टिवेट किया जाए। तो ये स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स इन लोगों की थोड़ी थोड़ी बदलती रहती है। हमें भी उसी मुताबिक अपनी बिल्कुल उसी मुताबिक अपनी रणनीति आगे अपनानी होगी। एक बहुत अच्छी बात सर आपने कही है कि उस लिंक को तोड़ना होगा जो कि आतंकवादी और जो जहां से फंडिंग होती है उन लोगों के बीच जो बना हुआ है। जाहिर तौर पे उस लिंक को यहाँ पर कहीं ना कहीं डैमेज करने की कोशिश करनी होगी सरकार की तरफ से, जो कोशिश की भी जा रही है। धारा 370 खत्म करना या 35 से खत्म करना भी इसका एक उदाहरण है। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, तफसील से इस विषय पर बातचीत करने के लिए। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।